फिर हमारी संस्कृति की जो पुरजोर धारा है वो सभी बनी रहती है। तो हमारा ये भारत हमेशा विश्व विख्यात रहा है और रहेगा। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को, जनरल साहब को, आप बनाए और अपना उद्बोधन देंगे। मंच पर विराजमान सम्मानित विशिष्टगण और सभी भाइयों और बहनों, मेरा यहाँ आकर बोलने का आज कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि दिन में 1 घंटा का भाषण दूसरे स्थान में हुआ था महाराणा प्रताप की ही युद्ध नीति के बारे में। और इतने तमाम कवि कवित्रियों के सामने बोलने में भी थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन 40 साल सेना में बिताने के बाद एक चीज तो सीख लेते हैं कि सेना को किसी भी काम के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे वो आपका मूल क्षेत्र हो या ना हो। एक छोटा सा, अब आपने बुलाया ही है तो मेरे को थोड़ा सा समय भी दोगे फिर। और पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि मैं कई वर्षों से एक कवि सम्मेलन में यहाँ हर वर्ष आता हूँ, और आज का जो जोश देखा है, जितनी उपस्थिति देखी है, उतनी शायद हमने पहले नहीं देखी। अब ये सभागार थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हमको कुछ और करना पड़ेगा अपनी बात के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के। और भी जो काम करने पड़ते हैं कभी कभी लड़ाई के अलावा, इसका एक दो थोड़ा हास्य की ओर बढ़ता हुआ उदाहरण, कई दुर्गम इलाकों में सेना को डिप्लॉय किया जाता है। कई ऐसे इलाके जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होते, या बिल्कुल ही अलग किस्म के लोग होते हैं। एक जगह ऐसा हो गया कि एक हिंदू अफसर की शादी एक हिंदू लड़की से ही होनी थी वहां पर, लेकिन आसपास कोई पंडित जी अवेलेबल नहीं था। वो इलाका ज्यादातर ट्राइबल था, नॉर्थ ईस्ट में। तो सेना में तो यही होता है कि किसी को हुक्म दिया जाता है और काम करना पड़ता है। तो जो भी उस समय उस पलटन के एक जूनियर मोस्ट ऑफिसर थे, 3-4 साल की सर्विस वाले, उनको कहा गया कि शादी के लिए कहते हैं कल का मुहूर्त अच्छा है, कल शादी होगी और आप कल पंडित जी का रोल करेंगे। तो वो 5-10 घंटे में जो भी उन्होंने पता करना कि कौन से मंत्र बोलने हैं, कहाँ पर अग्नि जलानी है, कितने फेरे किस दिशा में लेने हैं, वो सब कर कुरा के वो शादी अगले दिन बड़ी अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हुई और आज तक बड़ी अच्छी चल रही है। तो आज हम यहाँ कवि सम्मेलन में हैं। कुछ आज दिन को मैं विचार कर रहा था कि महाराणा प्रताप के ऊपर तो काफी कुछ बोला जाएगा और कई बहुत पहुंचे हुए कवि कवित्रियां यहाँ पर हैं जो अवश्य कुछ बोलेंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हट के 3 मिनट का कुछ लिख कर ले जाऊं, तैयारी तो करनी पड़ती है। थोड़ा सा ये हटके है, शायद आपका भोजन से पहले थोड़ा मूड हल्का करने के लिए। और जिस बात पर मैं बोलूंगा हो सकता है यहाँ कई लोगों पर वो शायद बैठता भी हो, उसके लिए क्षमा भी चाहता हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। ये कई जगह पर ये होता है। इसका शीर्षक मैंने दिया शब्दों के तीर। शब्दों के तीर सुने होंगे, शब्दों के तीर झेले भी होंगे। बाहर तो तीर से बचना सीखे, पर घर के तीर सबसे तीखे। फिर से क्षमा मांगता हूं। दुबे जी ने दिए उधार मित्र चौबे जी को 50,000। मित्र है इसलिए आपका नाम हमने लिख लिया था। कहा था महीना बीत गए 3, नहीं दिखे चौबे किसी भी दिन। उनका ऑपरेशन हुआ था, वो बात अलग है। घर में आम बड़ी जरूरत, पैसे थे नदारत। पति जी को क्या कहे दुबे, बोला ऐसा कर गया चौबे।
तीर निकलते देर न लगी, कण कण में जैसे आग लगी। बोली पत्नी, मैंने तो पहले ही कहा था, इस चौबे का विश्वास कहाँ था। इस तरह के शब्द जब घर में आते हैं वास्तव में बहुत तीखे चुभते ही हैं। तीर अकेला नहीं चलता, आया भड़क एक और शोला। मेरी सुनता कौन है, कहकर गई रसोई में। दूबे जी कुछ कह न सके इन तीखे तीरों की बौछारों में। निकले बाहर खुली हवा में, डूबे सोचे कैसे डूबे। दोस्त लेकिन दोस्ती में देर सही, अंधेर नहीं। बोला बेताल पेड़ पर कहीं। सूर्योदय के साथ ही चौबे जी आ टपके। पैसा पूरा देख दुबे जी की आंखें चमके। वही तीर दुबे जी ने चलाया, मैं तो पहले ही कहता था, मेरा दोस्त वैसा नहीं, हरदम कहता था। गई आवाज रसोई में, फिर उठे सद्भाव। चाय तो अब बनती है, जितने भी देखभाल। ये एक छोटा सा लिखा है, जिसके लिए जो त्रुटियां हो वो मैं महानुभावों से उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज की सभाएं बहुत अच्छी रही है और कई पॉइंट हैं जिनके ऊपर यदि समय ज्यादा होता तो कुछ बोला जा सकता था। जैसे विद्रोही जी ने कहा कि संविधान में जो बराबरी की बात हुई है वो जमीन पर तो दिखती नहीं है, दिन ब दिन उसकी बहुत ज्यादा असमानता हो जा रही है। अलग अलग बिल्स बनाकर या अलग अलग ऑर्डर्स निकाल कर। एक प्रश्न ये भी था कि महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे। हालात ऐसे थे कि मुख्य सेनापति महाराणा प्रताप के प्रताप स्वयं थे। सभी युद्धों में एकदम आगे थे, सभी युद्धों का नियंत्रण पूरी तरह से स्वयं कर रहे थे और वही असली सेनापति थे मेवाड़ की सेना। जो अलग अलग औरों के नाम लिए जाते हैं कभी कभी, जैसे हाकिम सूर हो या पत्ताजी हो, जयमल जी हो, वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग टुकड़ियों के नायक थे, लेकिन ओवरऑल सेनापति महाराणा प्रताप स्वयं थे। मेवाड़ के जो ये युद्ध हुए हैं तो पूरे भारत के इतिहास पर और भारत की के आगे भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बस इतना ही कि हिंदुओं में जो एक मनोबल की कभी कभी कमी हो जाती थी, जब भी वो मेवाड़ में महाराणा प्रताप के किसी युद्ध की सफलता के बारे में सुनते थे तो एकदम से उनका मनोबल ऊपर उठता था और वो हिंदुआ सूरज की जो स्पिरिट थी, जो भावना थी, वो पुनर्जागृत हो जाती थी। और यही भावना है जिसने कि हमारे धर्म को, हमारे देश को, भारत को इतनी सदियों तक जीवित रखा है। और आज पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता यदि है तो हमारी भारतीय सभ्यता ही है। और कुछ नहीं बोलते हुए भी लगता है एक, जैसे अंत में कई कवियों ने 2-2, 3-3 लाइनों की इजाजत मांगी थी। अभी यहाँ पर खड़े हुए जोशी जी ने कहा था कि लड़की कहाँ पढ़ती है, यदि आप बोले रेजिडेंसी स्कूल में तो सब अरे वहाँ वो सरकारी स्कूल है, ये वो है। और जाते जाते मैं इतना कह दूं कि मैं आज एक जनरल होकर रिटायर हुआ हूँ सेना से। मेरी पत्नी भी रेजिडेंसी स्कूल की पढ़ी हुई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी रेजिडेंसी स्कूल से ही 12th किया और से पढ़ाई की। तो हम सब गवर्नमेंट स्कूल में पहले पढ़ते थे और अभी भी पढ़ रहे हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। हमारे अध्यक्ष महोदय एस सारंगदेव साहब, प्रोफेसर विद्यापीठ विश्वविद्यालय जयपुर, आप पधारें और अपने उद्बोधन से, अपने शुभ आशीर्वाद से हमें सभी बात करें। माननीय